चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो आपके आने वाले विकास विस्तार अधिकारी और सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी बहुत काम आने वाला है। तीनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी में, जो सबसे पहला टॉपिक कॉमन होता है वह है वर्ण विचार। ये सहायक विकास विस्तार अधिकारी में भी है और आपके सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी है। सी सेट में तो रहता ही है ना। वर्ण विचार में एक वर्ड आ रहा है, वर्ण, है ना। तो वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। है ना। अगर मैं बात करूं वर्ण की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। वर्ण का दूसरा नाम होता है ध्वनि। यदि आप वर्ण को उच्चारित कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वह ध्वनि है। और ध्वनि का ही लिखित रूप यदि उसको लिख रहे हो तो उसे वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो अ, आ, ई, जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे वर्ण होते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्याओं की, तो ये कुल 52 होते हैं, जिसमें स्वर 11, व्यंजन होते हैं 35, अयोगवाह ध्वनि होते हैं 2 और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, है ना। इस प्रकार से ये 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। चलिए अब इसके हम लोग एक एक पार्ट को देखेंगे, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन। ठीक है। चलिए बात करें हम स्वर की, तो स्वर से स्पष्ट होता है ऐसी ध्वनि या ऐसे वर्ण जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, है ना। स्वतंत्र रूप से उच्चारित। स्वतंत्र रूप से उच्चारित या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर। और ये होते कितने हैं? तो आपको मैं बताया, ये 11 होते हैं, जो अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ और औ। ध्यान रहे, अंग और आहा स्वर में नहीं आते, वो अयोगवाह ध्वनि है ना। तो देखिए अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ और औ, ये 11 स्वर हैं, है ना, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बोलने का मतलब ये होता है कि इन वर्णों का उच्चारण हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं करते हैं। इनका अपना एक अस्तित्व होता है जी। ठीक है। अगर मैं बात करूं स्वरों के प्रकार की, तो ये 11 को बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है ना। आपके टॉपिक में वर्ण विचार के साथ साथ स्वर व्यंजन भी लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोगों को सभी प्रकार के प्रकारों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। है ना। उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। तो देखिए उच्चारण के आधार पर अगर मैं बात करूं स्वर की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है
है ना। तो देखिए ह्रस्व स्वर, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बहुत कम समय में होता है। ह्रस्व, ह्रस्व मतलब एकदम कम, है ना। लघु मतलब छोटा, याद रखिए। तो जिनका उच्चारण बहुत कम समय में होता है, जैसे अ, ई, उ, री, है ना। बात करूं मैं दीर्घ स्वर की, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण थोड़े मतलब लघु स्वर से दोगुना समय में होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्याएं भी आती है, देख लीजिए, है ना। लघु स्वर होते हैं 4, दीर्घ स्वर होते हैं 7 और प्लुत, है ना। प्लुत स्वर ऐसे स्वर को कहा जाता है जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी, है ना, लंबा समय लेता है। इसे वर्णमाला की श्रृंखला में नहीं रखा गया है, लेकिन बहुत बार पूछता है ना। आप लोग इसका प्रयोग आप लोग देखे होंगे, है ना। अभिनेता इसका प्रयोग करते हैं जी नाटक में, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ओम, तो ये जो बार बार सुनाई देता है वर्ड, है ना, इसका उच्चारण अ ही होता है। जैसे इसमें ओ, है ना, थोड़े लंबे टाइम तक होता है। जैसे मैं बात करूं किसी का नाम अगर पुकार रहे राम करके, है ना, तो ये बीच का अवधि जो बढ़ा रहा है इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए, है ना, समझ में आया। तो ध्यान से देखिए, ह्रस्व स्वर जो बहुत ही कम समय ले रहा है, जैसे अ, ई, उ और री, है ना, ये क्या हो गया आपका ह्रस्व स्वर। ये इसकी संख्या क्या होगी 4, ठीक है। जो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लेगा वो दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, है ना। और प्लुत स्वर का मतलब होता है जो दीर्घ स्वर से भी 2 गुना समय ले। क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं स्वर का उत्पत्ति के आधार पर, है ना, आधार पर स्वर, तो ये 2 प्रकार के होता है मेरे भाई, ठीक है। एक होता है आपका मूल स्वर और एक होता है आपका संधि स्वर, ठीक है। मूल स्वर कहने का मतलब है वही जो अ, है ना, ई, उ और री, है ना, ये एकदम स्वतंत्र होते हैं। इनको जोड़ के ही जो स्वर बनते हैं, है ना, उनको ही संधि स्वर कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा अगर मैं बोलूं तो मूल स्वर ऐसे स्वर हैं जो केवल अपनी ही आईडी को प्रूव करते हैं, है ना, जो किसी और की सहायता से नहीं बने हैं। और संधि स्वर कहने का मतलब होता है जो 2 स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, या तो 2 समान होंगे या 2 भिन्न होंगे, है ना, ठीक है। 2 समान होंगे या 2 भिन्न होंगे। तो ध्यान से देखिए, एक होता है इसमें दीर्घ स्वर, संधि स्वर के भी 2 प्रकार हैं। एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर, है ना। 2 एक समान स्वरों से मिलके जो बनते हैं उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, है ना, ये क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। दूसरी मैं बात करूं ई धन ई बराबर ई, है ना। तीसरी मैं बात करूं उ धन उ बराबर उ, और चौथी में बात करूं री धन री बराबर री, ठीक है। तो ये 4 आपके क्या हो जाएंगे, है ना, दीर्घ स्वर, है ना। इसका कहने का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं उनको दीर्घ स्वर कहते हैं।
अगर मैं बात करूं संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर मेरे भाई संयुक्त स्वर उस स्वर को बोलते हैं जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, है ना। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, आ धन ए बराबर ये हो जाएगा ए। ठीक है। तीसरा मैं बात करूं, अ धन उ बराबर ओ, और चौथा आ धन ओ बराबर औ। ठीक है। ये चार क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर। ठीक है। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि कहने का मतलब है कि किसी भी वर्णों का उच्चारण यदि आप करते हैं, स्वर वर्णों का उच्चारण, तो आपके जीवा में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना, जो मूवमेंट करेगा आपका जीव, उसी के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है ना, जिसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, तीन प्रकार के स्वर उच्चारण स्थान की दृष्टि से बांटा गया। अग्र स्वर से स्पष्ट है ना, इस वर्ड से ही स्पष्ट है, अग्र शब्द से ही स्पष्ट है कि जिसमें जीभ का क्या होगा, आगे का भाग यदि ऊपर उठे, है ना, तो इसे क्या कहेंगे, अग्रस्वर कहेंगे, है ना। जैसे मैं बात करूं ई, ए और ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं मध्य स्वर की, तो उच्चारण करते, इसका उच्चारण करते समय, है ना, आपका जीभ कोई भी मोमेंट नहीं करेगा, जीभ समान अवस्था में रहे। ठीक है। तो एक ही शब्द है मेरे भाई, वो है अ। ठीक है, क्लियर है ना। अ का उच्चारण करोगे तो आपका जीभ समान स्थान में रहेगा, कोई मोमेंट नहीं होगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं पश्च स्वर की, तो जिसमें जीभ का पिछला भाग ऊपर उठे, है ना, या मोमेंट करे। क्लियर है। जिसमें जीभ का पिछला भाग ऊपर उठे या मोमेंट करे, उसे, है ना, जैसे आ उच्चारण करिएगा तो आपका जो ये तालू से सटा हुआ जीभ है वह ऊपर उठेगा, है ना। अगर मैं बात करूं आ, है ना, ऊ, है ना, और ओ और ओ। ठीक है, ओ और ओ। ध्यान से देखिए, है ना, अग्र स्वर चार होते हैं, ई, ए और ए। मध्य स्वर एक होता है अ, और पश्च स्वर कितने होते हैं, तो 5। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जीभ, जो सटा हुआ भाग रहता है नीचे, है ना, आपका जीभ जो सटा हुआ रहता है, उसके अपर भाग, जो आपका जीभ है वो जहां से सटा हुआ रहता है उसके ऊपर के भाग, है ना, इसको बांटा गया है जी। ये अग्र हो गया, एकदम आगे वाला भाग। ये जो सटा हुआ है उससे जस्ट सटा हुआ भाग वो होता है पश्च, है ना, और ये मध्य। तो ध्यान से देखें अपने जीभ को। ठीक है, वो अग्र, पश्च और मध्य होता है, उसी के आधार पर इसको चलिए, अगर मैं बात करूं अयोगवाद ध्वनि की, ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ये दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, है ना। मतलब ये न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं, है ना। मैं आप लोगों को जब स्वर व्यंजन का चार्ट बता रहा था, तभी मैं आपको बताया था कि अंग और अह, ये दोनों अयोगवाद ध्वनि, जो न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन। तो ध्यान से देखें, है ना, अयोगवाद की अगर मैं बात करूं तो इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं अपन, है ना। चलो देखो, सबसे पहले होता है अनुस्वार। ये स्वर नहीं है जी, अनुस्वार है ना। अनुस्वार तो जो अंग की मात्रा रहता है ना, जिसका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, नासिका मतलब नाक के द्वारा, अनुस्वार। दूसरा होता है
और तीसरा होता है विसर्ग, है ना। अनुनासिक कहने का मतलब है इसका उच्चारण सेम होता है नाक से, लेकिन ये चंद्र बिंदु इसका भी उच्चारण नाक से किया जाता है ना। और ये स्वर के साथ उच्चारण होता है हमेशा। जैसे अगर मैं बात करूं चांद, है ना, तो देखिए च धन अ धन चंद्र, है ना, ठीक है। तो ये होता है, ये हमेशा स्वर के साथ ही लगता है, व्यंजन के साथ नहीं लगता है ना। क्लियर है? चलिए, और ये तो भैया अनुस्वार का मतलब होता है नासिका से, है ना। नाक से अगर आप उच्चारण कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। यह भी स्वर के बाद ही आता है। ये भी, अगर मैं बात करूं आपका गंगा, है ना, तो ग में विसर्ग लगाओगे तो ये स्वर, ये व्यंजन है ना, इसमें अ छुपा हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें छिपा हुआ है आपका क्या, अंक की मात्रा, फिर ग, है ना, प्लस आ, है ना, ठीक है। क्लियर है? चलिए, विसर्ग हमेशा कंठ से उच्चारित होता है ना। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं दुख, है ना, तो ये देखिए दुख का अगर उच्चारण करोगे तो आपके ये गले के पास जो कंठ होता है उससे आपका इसका उच्चारण करते हैं, है ना। इसका साइन क्या होता है, आहा की मात्रा, है ना, विसर्ग। इसे विसर्ग भी कहते हैं। चल, और एग्जांपल में बताऊं तो प्रायः, और बताओ जी क्या बोल रहे हो। अच्छा, प्रातः, ठीक, चल, है ना। क्लियर है? ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये पूछता है ना। अनुस्वार स्वर के साथ लगता है, अनुनासिक भी स्वर के साथ लगता है, और विसर्ग, ठीक है, विसर्ग हमेशा कंठ से उच्चारित होता है। अनुस्वार और अनुनासिक नाक से उच्चारित होता है। क्लियर है ना। और विसर्ग आपका कंठ से उच्चारित होता है। चलिए, अगर मैं बात करूं व्यंजन की, है ना, तो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण आप बिना स्वर के नहीं कर सकते। जैसे क का भी उच्चारण अगर आप कर रहे हो तो पीछे आपका अ सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि क बना है, क में हलंत लगा है और अ, ठीक है, तब ये क बना है। सभी व्यंजन के पीछे अ छिपा रहता है। बिना अ के उच्चारण किए आप क नहीं बोल सकते, ख नहीं बोल सकते, ग नहीं बोल सकते। कोई भी व्यंजन वर्ण आप बिना अ की सहायता से नहीं बोल सकते। ठीक है? चलिए, अगर मैं बात करूं व्यंजनों के प्रकार की, तो व्यंजन के प्रकार को 4 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहले होता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन, है ना। पहला होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, है ना, और चौथा हो जाएगा संयुक्त। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, संयुक्त। क्लियर है? चलिए, स्पर्श व्यंजन मतलब उन व्यंजनों का उच्चारण, है ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण आप मुख से कर रहे हैं और आपका जीभ जो है मुंह के किसी भी हिस्से को स्पर्श कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, है ना। क्लियर है? मुख के किसी भी स्तर को अगर स्पर्श कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, है ना, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ मतलब, है ना, जो
स्वर और व्यंजन वर्ण के मध्यवर्ती उच्चारित होता है ना। मतलब इसका उच्चारण करोगे तो आपको ये स्वर जैसे लगेगा, लेकिन है ये व्यंजन। जैसे मैं बात करूं य व, है ना, और होते हैं य व र और ल, है ना। ये हमेशा स्वर के जैसे सुनाई देते हैं, लेकिन है व्यंजन। उस व्यंजन की मैं बात करूं तो, है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा बाहर निकले, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ह, स, स और स, ये चार क्या हो जाएंगे जी? ऊष्म व्यंजन। स, स और ह। तो ध्यान रखें, अपने हाथ को सामने लाएं और इन सभी का उच्चारण करेंगे। स बोलेंगे तो स में भी गर्म हवा बाहर निकलेगी, ह में भी बाहर निकलेगी और स में भी बाहर निकलेगी, है ना। फिर अगर संयुक्त व्यंजन आता है तो संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर के भांति ही, है ना। मतलब जो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है ना, उसको क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। चलिए बात करें स्पर्श व्यंजन, है ना। आप लोग भी कॉपी में अपनी एक चार्ट बना लीजिएगा, है ना। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी चार्ट बनाते हुए बताया कि स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या, स्पर्श का मतलब क्या होता है जी? स्पर्श का मतलब होता है ना, छूना, टच, है ना। तो क्या है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपका जीभ का कोई भी भाग, है ना, क्या करेगा? मुख के किसी न किसी भाग को टच करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन की तो इनकी संख्याएं 25 होती है। ध्यान रहे, ये जो आपका दिख रहा है ये, है ना, क्लियर है। ये अपने अपने ग्रुप होते हैं, ये इनका ग्रुप है जी, है ना। ये च का ग्रुप है, ठीक है। ये 5-5 का ग्रुप होता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। ये अपने अपने ग्रुप में होते हैं और इनका जो पहला लेटर है ना, ये ग्रुप का नाम, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ये पांचों का नाम क्या होगा? क वर्ग, है ना। इसका क्या हो जाएगा? च वर्ग। इसका क्या हो जाएगा? ट वर्ग, है ना। इसका क्या हो जाएगा? त वर्ग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? प वर्ग, ठीक है। क्लियर है? प वर्ग, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इसको कैसे कैसे डिनोट करते हैं। तो ध्यान रहे, पहला वाला जो क वर्ग है उसे उसका उच्चारण हमेशा कंठ से होता है ना। इसीलिए इसको कंठ व्यंजन भी कहा जाता है। क्लियर है? क वर्ग के कंठ व्यंजन, है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं च, है ना, जैसे आप क का उच्चारण करके देखिए क वर्ग का, तो आपका गले पे लोड पड़ेगा, जैसे क ग ग य, है ना। तो ये क्या हो रहा है? कंठ पे प्रेशर पड़ रहा है। क्लियर है? चलिए, इसीलिए इसको कंठ व्यंजन भी कहा जाता है। छ ज झ, है ना, च छ ज झ, इसका उच्चारण तालु से होता है ना। तो इसीलिए इसको तालव्य व्यंजन भी कहते हैं, है ना। तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं ट वर्ग की तो आप ट ठ ड ढ न, है ना, इसका उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ का जो अग्रभाग है ना, वो आपका मुड़ के क्या होगा? तालु को टच करेगा। क्लियर है? इसीलिए इसको मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। क्लियर है? चलो, मूर्धन्य
व्यंजन भी कहते हैं इसे। क्लियर है? चल फिर त, थ, द, ध, न, इसका अगर उच्चारण कर रहे हो तो आपका जीभ जो है वो दांत को टच कर रहा है, दांत के पीछे वाले हिस्से को, है ना, इसीलिए इसको दंत व्यंजन भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं प वर्ग का तो प, फ, ब, भ, म, इसमें सोच रहे होंगे कि सर जीभ तो कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो आपको याद रखना है प, फ, ब, भ और म का उच्चारण कर रहे हो तो आपका दोनों होंठ एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ओष्ठ व्यंजन। ठीक है? क्लियर है? तो देखिए कंठ व्यंजन क्या? क वर्ग, क, ख, ग, घ, है ना। फिर ये च वर्ग क्या हो जाएगा? तालव्य व्यंजन। ट वर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन। त वर्ग क्या हो जाएगा? दंत व्यंजन। और प वर्ग ओष्ठ व्यंजन। ठीक है? चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो पहला और दूसरा है ना, हमेशा अघोष होता है। बताऊंगा जी क्या होता है अघोष। और ये जो तीन बच रहे हैं इसको सघोष या घोष कहते हैं, है ना। अघोष प्रत्येक वर्ण का क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष, और प्रत्येक वर्ण का अंतिम तीन वर्ण क्या हो जाएगा जी? क्लियर है? तो अघोष क्या होता है, तो यहीं पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। अघोष तंत्रियों में अगर ज्यादा कम कंपन हो रहा है तो वो अघोष है, और ज्यादा कंपन हो रहा है तो वो सघोष होता है। क्लियर है ना। अघोष में बहुत कम कंपन होता है। जैसे अगर मैं बात करूं क का उच्चारण करोगे तो क में आपका ये वाला पोर्शन जो होता है कर्ण, है ना, गले में ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ग, घ, है ना, ज, झ, तो इसमें क्या हो जा रहा है कि यहाँ अगर हाथ रख के अगर आपके गले के पास उच्चारण करोगे तो क का उच्चारण करोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग का उच्चारण करोगे तो आपके गले पे प्रेशर पड़ता है ना। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? अघोष और सघोष, है ना। अब मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा वर्ण है ना, प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा अक्षर होता है इसका उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए इसको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्पर्श व्यंजन आपको मैं बता दिया, इसकी संख्या क्या होती है? 25, है ना। यहाँ पे चार्ट बनाना फिर से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पे फिर से चार्ट, ऐसे चार्ट बना के पढ़िएगा, ज्यादा अच्छे से याद हो। क्लियर है? ठीक है। चलिए अंतस्थ व्यंजन की मैं बात करूं, है ना, तो मैं आपको बताया मेरे भाई, ठीक है, कि अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण क्या होगा? स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होगा। ठीक है। स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होने वाले वर्णों के उच्चारण को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर। ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो य, र, ल और व, चार होते हैं। ये पूछ चुका है ना, बहुत बार पूछा है जी। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं करके, है ना। परिभाषा नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा कि इसमें से कोई सा भी उठा देगा एक और पूछेगा कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है करके। क्लियर है? ऊष्म व्यंजन की मैं बात करूं तो जिनके उच्चारण में क्या होगा? गर्म हवा बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो स, स और ह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऊष्म व्यंजन, है ना। चलिए संयुक्त व्यंजन, तो जो दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं छ, त्र, ज्ञ और स्र, है ना। ये क्या है? दो व्यंजनों से मिलके बने हैं, दो व्यंजनों से मिलके बने हैं। जैसे ये छ आपका बना है क्या? आधा क और
स से, आधा त और र, ठीक है। ज्ञ आपका बना है आधा ज और न से, ठीक है, स और र से, ठीक है। दो व्यंजनों से मिलके बने हैं तो आपका क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। ये पूछता है बार बार, क्योंकि सबको क्या लगता है, ज्ञ हमेशा ग और ञ से बना होगा, लेकिन नहीं, ये बनता है आधा ज और न से, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं उच्छिष्ट व्यंजन की, तो मैं आपको बताया था कि एक ड और ड़ से मिलके बनता है ड़ और ढ, है ना, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होता है, तो जो आपको मैं मूर्धन्य बताया, ठीक है ना, उसी के जैसे होता है। जीभ का आगे का भाग क्या होगा, है ना, ऊपर उठेगा, मुड़ेगा, और उसका निचला भाग जो होगा वो क्या होगा, तालव्य से टच होगा, मतलब ये ऊपर के भाग से टच होगा, है ना, क्लियर है। इसको मूर्धन्य व्यंजन में भी आप ले सकते हो, क्लियर है, मूर्धन्य में, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मैं बात करूं लड़का, है ना, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, ये सब में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसको उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, क्लियर है। चलिए चलिए, अगर मैं बात करूं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण, है ना, स्वर और व्यंजनों को क्या कर दिया गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर भी बांट दिया गया है ना। जैसे मैं आपको बताया था कि स्वर में कंठ स्वर भी होते हैं, व्यंजन में कंठ व्यंजन भी होते हैं, है ना। तो इसको अलग से चार्ट के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आप चाहें तो इसको चार्ट भी बना सकते हो, क्लियर है। कंठ मतलब फिर वही है, इसका परिभाषा लिखने का जरूरत नहीं है ना। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, तो क वर्ग के जितने 5 अक्षर आएंगे, वर्ण आएंगे, वो क्या होंगे, कंठ वर्ण होंगे, है ना। अगर मैं बात करूं अ आ, ये दोनों भी कंठ में आएंगे, ठीक है, अ आ, है ना। विसर्ग भी कंठ व्यंजन में आता है, क्योंकि विसर्ग में बताया था कि कंठ से इसका उच्चारण होता है, और एक ऊष्म व्यंजन का ह, इसका भी कंठ से उच्चारण होता है, क्लियर है। चलिए, तालव्य में फिर आएंगे, तालव्य में क्या आ जाएगा जी, च वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ई और ई, ये दोनों च वर्ग, ई और ई, है ना। और ऊष्म व्यंजन का फिर क्या आ जाएगा, य, ठीक है, य, सॉरी य, अंतस्थ व्यंजन का य और ऊष्म व्यंजन का स, है ना, इसीलिए इसको तालव्य स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मूर्धन्य में आपका ट वर्ग, है ना, ट वर्ग, स्वर का री, है ना, र और दंत स। अब मैं बात करूं दंत, तो दंत में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा जी, त वर्ग, है ना, त और दंत्य स, ठीक है, क्लियर है। अब बात करूं ओष्ठ व्यंजन की, तो ये उ और प वर्ग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ठीक है। एक और होता है अनुनासिक, है ना, जो आपको मैं बताया था ना, पंचमाक्षर, है ना, स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन में आएगा, क्लियर है। इसको अनुनासिक कहा जाता है, और चंद्र बिंदु, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। एक और होता है कंठ तालव्य, है ना, ठीक है, जो कंठ और तालव्य दोनों जगह से उच्चारण होते हैं, ए और ए, ये कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है, कंठ तालव्य, ठीक है ना। एक और होता है कंठोष्ठ, जो है ना, कंठ और होंठ से, इस पर होंठ से उच्चारण होते हैं, जैसे ओ, औ, है ना, ये हो जाएंगे कंठोष्ठ।
एक और होता है दंतोष्ठ, जो दंत और होंठ से उच्चारित होते हैं, है ना, जैसे व। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्वर और व्यंजन, है ना। इसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, तो ध्यान रखें, है ना। कोई भी प्रश्न होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट आपको मिल जाएगा, है ना, आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी इसका अवेलेबल करवा देंगे आपको, और ऑफलाइन क्लास वाले इसको नोट कर लेंगे, है ना। चलिए, इसके आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।